हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट थर्ड, शिक्षा एक मौलिक अधिकार मतलब कि एजुकेशन जैसे एक फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी एनआईओएस के मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज मेरी ऑलरेडी चल रही है और ये सारे ही वीडियो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर DSSB, इंक्लूडिंग योर KVS, इंक्लूडिंग योर एनी काइंड्स ऑफ टीचिंग एग्जाम, तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इसका प्रस्तावना पढ़ेंगे, अधिगम के उद्देश्य एज इट इज जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि मतलब ये प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण जो है, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से आर्टिकल में कवर किया गया ये सब पढ़ेंगे। एज अ टीचर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या लायबिलिटी होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग स्कूल का कैसा गवर्नेंस होता है, कैसा मैनेजमेंट होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। प्लस हम लोग करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसका इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि हमारा 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ था, बट इसे अप्लाई 1 अप्रैल 2010 में किया गया था। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग सारांश वगैरह पढ़ लेंगे, मतलब होल सोल इसकी समरी क्या है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो होती है वो तभी हो सकती है जब वो राष्ट्र हो शिक्षित हो। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक माना जाता है या फिर उसकी कुंजी का प्रतीक होती है। ठीक, बेसिकली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समग्र विकास। समग्र विकास किसका? व्यक्ति का समग्र विकास, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सांवेगिक विकास भी हो, ठीक है, और उसका चारित्रिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो। तो हर प्रकार के जब हम विकास को इंक्लूड करते हैं वो हमारा समग्र विकास होता है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें बताया जाता है इंडिया जो है वो उसमें लगभग लिटरेसी का जो रेट है वो 74% है। लेकिन अगर हम केरल जैसे कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ पे 93% था। इसीलिए हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा स्टेट है, तो वो हमारा केरल है। और सबसे कम लिटरेसी अगर किसी स्टेट का दर्जा आता है तो वो है बिहार को। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 63% समथिंग वहाँ पे जाता। अब ऑलरेडी हम लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में क्या पढ़े हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने शिक्षा के आयोग पढ़े, उसकी समितियाँ पढ़ी, कैसे क्या गठन हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमने 2005 पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, यहाँ सब हम लोगों को पढ़ा। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 4 अगस्त 2009 में बना, बट इसे लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों के क्या अधिकार बताए गए, बच्चों के क्या 8 मुख्य अधिकार बताए गए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इस इकाई में हम लोग प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, कैसे क्या अधिकार है, कब क्या क्या किसी जरूरत पड़ी, और जो शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें अध्यापक की क्या क्या भूमिका है। पहले हम लोग उद्देश्य की बात कर लें तो पहला तो यही उद्देश्य है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण हो। देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब यूनिवर्स मतलब हर जगह व्याप्त हो। तो हम लोग चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन हो जो जन जन तक पहुंचे, जिसमें मतलब हर बच्चा जो है वो पढ़े। और हर बच्चा कैसे पढ़ेगा? जब वो निःशुल्क जो शिक्षा अभियान चल रहा है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, उसमें जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना नामांकन करवाएंगे, तो ये जो एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मतलब उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से सफल हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 45 में क्या बताया गया, उसके क्या क्या कारण हैं, ये सब बताया गया, क्यों इसे लिया गया। 46वें संविधान संशोधन के क्या कुछ प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे, और बच्चों के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर से अगेन कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, RTI में क्या बताया गया है वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लक्ष्यों को हम लोग थ्रू RTI कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। और टीचर की एज अ पार्टनरशिप या बोलिए एज अ पथ प्रदर्शक बोलिए एज अ मीडिएटर बोलिए क्या भूमिका होती है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की क्या अवधारणा और आवश्यकता। बेसिकली देखिए, सार्वत्रिकीकरण जो हर जगह व्याप्त हो, तो शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि भारत का हर एक बच्चा शिक्षित हो। जैसे आपको पता है कि पहले छोटे छोटे बच्चों को रोजगार में डाल दिया जाता है, लेकिन जब से वो बाल श्रम लगा कि मतलब आर्टिकल 23-24 के अधीन जब अगर कोई बच्चा श्रम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्लस जब से ये बहुत जोरों शोरों पे चलने लगा कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब से ये सारे ही कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चालू होने लगे, तब से काफी हद तक जो बाल मजदूरी है उसको रोका गया। तो बेसिकली सार्वत्रिकीकरण का मतलब ही यही होता है, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हर बच्चा पढ़े। और जब ये गवर्नमेंट की नीति, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, जब ये चली रही है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो, आर्टिकल 45 सीधे सीधे यही कहता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनका विद्यालयों में, मतलब जो भी सरकारी स्कूल हैं उनका नामांकन हो, नामांकन ही ना हो, केवल उनको जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो स्टेट लेवल पे बैग बैठना हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, या वे बुक्स वगैरह जो भी उनको प्राप्त होना वो भी हो। प्लस इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब तक बच्चा 14 साल तक का नहीं होता तब तक बच्चा बीच में ड्रॉप आउट ना करे। अगर वो कहीं और जा रहा है तो उसका ट्रांसफर बहुत ईजिली वे में दूसरी जगह कर दिया जाए। इन सभी बातों को जब ध्यान में रखा जाएगा तो जो एक यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों की शिक्षाएं आती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8th क्लास तक की जो शिक्षा वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी फ्री रखी गई है। तो बेसिकली फाउंडेशन ही यही है आपका।
अगर बच्चा ने इतना पढ़ लिया तो वो इतना योग्य हो जाता है कि आगे आराम से वो पढ़ सके, ठीक। और कक्षा ए से जो कक्षा 5 तक की शिक्षा होती है इसे हम लोग प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सार्वत्रिकीकरण का अभिप्राय है वो देश के प्रत्येक बच्चे को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाना जिससे उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसमें वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म से संबंधित हो, है ना, किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी भी समूह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मतलब सोशल इकोनॉमिक उसकी कंडीशन हो, लेकिन वो बच्चा क्या है, पढ़े, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े, यही जो विकास है शुरू से ही चल रहा है। इसीलिए जो सर्व शिक्षा अभियान है वो सब चालू किया जा रहा है, ठीक है। शिक्षा नॉर्मल सी बात है शुरू से ही मानव की प्रगति का आधार रहा है, और अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं से हमें निपटना है तो जो शिक्षा है वो एक मजबूत हथियार के रूप में हमारे लिए काम आ सकता है। और पहले के जमाने के लोग क्या आज के टाइम के पीरियड में भी लोग यही मानते हैं कि अगर शिक्षा नहीं होती है तो मानव का जीवन जो होता है वो अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि शिक्षा जो एक ऐसा साधन है या एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति का जीवन क्या करता है, सार्थक करता है, उसे इस योग्य बनाता है कि वो अपने जीविकोपार्जन जो है वो स्वतंत्रता से कर सके। भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है, तो इसमें जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता जो इनके निर्देशक सिद्धांत है उसका प्रयोग करते हुए सब पढ़े सब बढ़े का जो सिद्धांत है वो आगे लागू किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी वर्णित है कि अगर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित है तो ये बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसे निःशुल्क रखा गया है, मतलब बच्चा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, फ्री में प्राप्त कर सकता है। अब आर्टिकल 45 की बात करें, अगेन इसमें यही चीज पे बल दिया गया है। आर्टिकल 45 में ही बेसिकली लिखा है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और इस जो आर्टिकल उसका मेन लक्ष्य ही है कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो है वो शिक्षित हो और उसे फ्री में सुविधाएं मिले, वो अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके और वो किसी पे डिपेंड ना रखे। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कारण है कि स्कूलों में जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत कम हो रहे हैं? देखिए, इसके बहुत से कारण है। पहला तो आपका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, घर में बच्चे 10-10 चर 15-15 लोग हैं। गरीबों में आप देखिए 5-6 तो उनके यहाँ नॉर्मली है बच्चा होना। तो क्या करते, इतने सारे बच्चे तो सोचते हैं कहाँ तक हम हर बच्चे के लिए दौड़े भागे स्कूल में एडमिशन के लिए। तो वो क्या करते हैं, अगर लड़की होती तो उसे घर में रोक देते छोटे भाई बहन की देखभाल करने के लिए, लड़का होता तो उसे खेत में अपने साथ खेत जोतवाने लगते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा होता तो उसे सब्जी का ठेला इन सब के लगाने। तो पॉपुलेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना लोगों के पास सुविधा नहीं। दूसरा गरीबी, अगेन वही रीज़न है कि घर में 4 पैसे आएंगे तो खाने को नून रोटी सब्जी मिलेगी, और अगर बच्चा पढ़ भी लिया तो वो कौन सा कलेक्टर हमें बन जाएगा। ऐसे गरीब लोगों की मानसिकता होती है। कृषि, नॉर्मल सी बात है, कृषि आधारित हमारा देश है, तो जब इतने सारे बच्चे होते हैं तो सबको उसी कृषि में लगा लेते हैं। संप्रेषण का भाव, अब चूंकि कुछ डिजिटलीकरण है नहीं, कुछ कम्युनिकेशन है नहीं, तो लोग गरीब लोगों को लगता है भैया पढ़ाई बहुत महंगी है, और अगर वो इतना अवेयर हो जाए, वो कम्युनिकेशन के पर्याप्त साधन उनके पास हो, तो उनको ये पता रहेगा कि सरकार ने कौन कौन सी नीति शिक्षा में लगाई। अब सरकार चला चला के कह रही है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आज की डेट में अगर आप बहुत बैकवर्ड क्लास में चले जाइए तो अभी लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसी की भी सरकार की कोई नीति है? तो इसका बहुत बड़ा एक जो हमारी लैक है वो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता लोगों से, तो लोगों को आधा सरकार की नीतियों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितने में हम लोग मतलब बच्चे को अपने स्कूल भेजेंगे, यहाँ बच्चा जाएगा 4 घंटे वहाँ बर्बाद करेगा, उतनी देर में तो वो थोड़ा बहुत सब्जी पैसे 100-200 रुपये कमा लेगा। ये लोगों की मेंटलिटी होती है। और उन लोगों का ये भी माना कि अच्छे खासे पढ़े पढ़े लिखे लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं तो हमारा बच्चा कौन सा डॉक्टर और इंजीनियर बन के हमें करोड़पति हमें अपने बच्चे को बनाना है, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा स्कूलों से दूर रखते हैं। दूसरा ड्रॉप आउट, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी जब तक किए 2-4-6 महीना, तब तक किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिए। अब पता चला वहाँ मजदूरी नहीं चल रही, मौसमी बेरोजगारी आ गई, वापस वो अपने गाँव भागे। अब जब वापस वो अपने गाँव भागे तो बच्चे का स्कूल बीच में छुड़ा दिए, तो इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट करने लगता है। दूसरा, जागरूकता की कमी, वही बात है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार कौन कौन सी नीतियाँ चला रही है, क्या क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की एजुकेशन को फ्री रखा गया। लोगों को, आधे लोगों को भी यही नहीं पता। आदिवासी हो गए, बहुत पिछड़े बैकग्राउंड के लोग, बहुत ज़्यादा स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हो गए, उनको भी नहीं पता कि सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, कैसे क्या है। एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का राइट है। लोगों को आधा तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं नॉलेज नहीं है, तो लोगों को बेसिकली अवेयर नहीं सी, वो अज्ञानता है, जिस वजह से भी जो सरकार की जो अच्छी खासी नीतियां हैं उसका हर एक व्यक्ति जो है वो लाभ नहीं उठा पा रहा। और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है पढ़ाई नहीं अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, अगर आपको एक बार लगता भी है पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो कम से कम आपके यहाँ जो कुक आ रही हैं, जो मेड आ रही हैं, या जो भी कोई 3rd क्लास या फिर जो कोई ऐसे बिलो क्लास वाले लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कम से कम आप उसमें तो अवेयरनेस जागरूक कर दीजिए। आप खुद ही अपने घर में देखते होंगे, काम वाली आती है, अपने छोटे बेटियों को भी लेकर चली आती है, वो भी खाना बना रही है, करी वो कर। ये सब क्या है? ये सब लैक ऑफ अवेयरनेस ही तो है। कम से कम एज अ एक सिटीजन होने के नाते आप ये तो कह सकते हैं कि भैया इसको पढ़ाओ, इसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करो, वहाँ पे तुम्हें कोई फीस नहीं देना। अगर आपने अपनी तरफ ये भी एक इनिशिएटिव ले लिया तो कम से कम आप उस एक शिक्षा के एक जो एक नीति चल रही है उसमें एक ऐसा योगदान दे देंगे जो युगों युगों तक जाना जाएगा। क्योंकि अगर हम और आप जैसे लोग ही अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो कोई तीसरा क्या ही फैलाएगा। आप कहीं किसी दुकान पर जाइए, वहाँ पे लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम करें, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग सोचते हैं हम लोग अपना काम करें। लेकिन ये गलत है। जब सरकार नीति चला रही है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे का अधिकार है, अगर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा, इसका मतलब एज अ
मानव हमारे लिए बहुत ही शर्मसार होने की स्थिति है। तो कम से कम अगर आप अपने लेवल पे देखिए तो इस चीज़ को ज़रूर अवेयर करिए, ठीक। फिर लिंग संबंधी भी पक्षपात होता है, जैसे नॉर्मल सी बात है, लड़की होती है तो लोगों की सोच है लड़की है कल को पढ़ाई कर जाएगी, इसका मेन काम ही है इसको खाना बनाना पकाना आना चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं इसे पढ़ाने की, लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ये सब एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विकराल समस्या ले लेती है। जीवन में स्थायित्व का भाव, जैसे मजदूर हो गए, पिछड़े लोग हो गए, आदिवासी लोग हैं, जब तक एक जगह रहते हैं तो अगल बगल में कोई सरकारी स्कूल हुआ, बच्चों के एडमिशन करवा दिया, पता चला भारी बारिश हो गई, अकाल आ गया, कुछ ऐसी मौसमी आपदाएं आ गई, तो उनको उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है तो फिर से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, और फिर अगले जगह जाके फिर सोचते हैं कि भी 4 महीने आ रहे हैं ना, अब क्या ही चलो नाम लिखवाएं, फिर जब एक जगह अपना थोड़ा बहुत फिर से हमारे रोजगार चलने लगेगा तब हम लिखवाएंगे। तो बेसिकली अस्थायित्व इतना ज़्यादा जीवन में रहता है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा एडमिशन जो है वो सरकारी स्कूलों में हो नहीं पाते। युद्ध स्तर पर प्रयास का भाव, बाई चांस कभी कोई ऐसी वॉर जैसी कंडीशन हो गई तो भी स्कूल पूरी तरीके से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक रीजन है जिस वजह से जो यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, जबकि सरकार की इतनी अच्छी नीति चल रही है। ये क्लास 1 से क्लास 8 तक मतलब 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चे जो है वो निःशुल्क पढ़ेंगे, उनको मिड डे मील की व्यवस्था हो रही है। राज्य सरकारी, केंद्र सरकारी अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित करें। इसके अलावा राज्य सरकार अपने स्तर पर फ्री में बुक देती है, कभी कभार फ्री में आपकी कॉपी किताबें भी मिल जाती हैं, ठीक है। फ्री में कभी कभार कुछ गिफ्ट के तौर पे सरकार बांट देती है, जिससे बच्चा लालची वश स्कूल में अपना नामांकन करवाए। तो ये सब चीज़ें सरकार अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन केवल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से नहीं हो सकता ये चीज़ें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप पिछड़े एरिया में चले जाइए या भी सुदूर गाँव क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। उनको लगता है शिक्षा भैया केवल महंगे लोगों का ही चीज़ होती है, मतलब जो पैसे वाले वही केवल शिक्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सरकार की कुछ ऐसी नीति चल रही है। तो ये सब जनसंख्या, गरीबी, कृषि, संप्रेषण का भाव और आपका ये बेरोजगारी, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही है, ड्रॉप आउट होना, ठीक है, ये सब चीज़ें के कारण भी मतलब जो एक यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो नहीं हो पा रहा। अभी प्रेरणा का अभाव एक बहुत मुख्य कारण है। देखिए लोगों को, अगर आप गरीब देश मतलब गरीब लोगों के कभी बात करिए, मजदूर हो गए या फिर कुछ भी पिछड़े लोग हैं, तो वो यही कहते हैं कि भैया पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, वो तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी आप ऑटो वगैरह वालों की बात सुनिए, जो रिक्शा चलाते हैं उनकी बात सुनिए, कि हम देखते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, बताते हैं PhD वर्डी करके बैठे हैं और बैठ के अपना रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो बताइए भैया, जब वो नहीं उनको रोजगार मिल रहा है तो हम लोग जैसे अनपढ़ लोग, हमारे बच्चे क्या ही पढ़ लिख के करेंगे? तो बेसिकली उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। उस जगह आप ये भी कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि उनको यो रोजगार नहीं मिला, बस वो चाहते हैं कि जो चीज़ उनको चाहिए उनको वही चाहिए, इसलिए वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। बाकी अगर वो इतने एलिजिबल हैं, वो चाहे तो कोई प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। तो ये सब भी बेसिकली मोटिवेशन का अभाव है उनमें, तो इस वजह से भी जो सरकारी स्कूल में जो नामांकन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कम हो रहा है। बाकी लिंग संबंधी हम पक्षपात बता ही चुके हैं कि लड़कियों को घरेलू कार्यों में माँ की सहायता करनी होती है और उसी में उनको उनका उत्तरदायित्व समझा जाता है। जीवन में अस्थायित्व वगैरह में बता चुके कि दर दर के ठोकरें खाते हैं, है ना, तो बेसिकली उनको इधर से उधर जाना पड़ता है। यही सब चीज़ें हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपका पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन होते हैं इसको स्किप कर देते हैं। प्लीज़ इसे स्किप मत क्या करिएगा, 2 मिनट वेट करके अपने लेवल पे सोचा करिएगा ये क्या क्या मेन रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य की अप्राप्ति के लिए कम से कम 3 कारण बताइए। तो ऐसे तो अभी हमने बहुत से कारण पढ़े, मेन तो वही पॉपुलेशन हो गया, दूसरा आपका पॉवर्टी हो गया, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर गर्ल्स की एजुकेशन वगैरह, यही सब रीजन है जो भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि क्या आप साक्षर और निरक्षर की जीवन शैली में कोई अंतर देखते हैं? बिल्कुल, आपको नहीं पता चलता कि लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन में कितना डिफरेंस होता है? अगर आपको लगता है तो इन टॉपिक के बेसिस पर बताइए कि क्या है। देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल, जैसा इन्होंने फर्स्ट टॉपिक लिखा है कि जीवन के प्रति अभिवृत्ति, तो इसके बेसिस पे देखिए साक्षर और निरक्षर, साक्षर मतलब जो लिटरेट होते हैं, निरक्षर मतलब जो इलिटरेट होते हैं। जीवन के प्रति नॉर्मल सी बात है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका लाइफ को देखने की जो थिंकिंग होती है वो एक अलग ही लेवल से होती है। वो हमेशा सक्सेस की ओर देखते हैं, वो होते हैं कि नेक्स्ट क्या, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढे रहते हैं। भले अभी करंट में उनके पास कुछ भी नहीं होता, बट मेन उनका फोकस होता है अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो लिटरेट लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या है, कट रही है, कट जाएगी जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में गुजरना है और फिर एक दिन मर जाना है। तो बेसिकली जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी बहुत डिफरेंस होता है। जो एक पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके समाज को देखने का तरीका बहुत अलग होता है, लिटरेट का बहुत अलग होता है। ज्ञान स्तर, अगर आप पढ़े लिखे लोगों से कभी बात करिए तो हमेशा अगर आप उनके पास आधा घंटा या 5-10 मिनट बैठेंगे ना तो कुछ ऐसा नॉलेज आपको हमेशा मिलेगा नहीं। और लिटरेट लोगों के पास बैठेंगे वही निराशा, वही सब कुछ मिलेगा। आर्थिक स्थिति, स्टैंडर्ड लिविंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये भी सबको पता है। शैक्षिक स्थिति, पढ़े लिखे लोगों के बच्चों की जो सोच होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो बोलने का तरीका होता है, उनको जो मैनर्स होता है वो एक अलग ही लिखता है। इलिटरेट पर्सन का आपको अलग ही दिख जाएगा। परिवार का कार्य, नॉर्मल सी बात है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको लगता है कि भैया एक बहुत ज्यादा दो इतने देते सफिशिएंट, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनमें संस्कार डालना, उनको मैनर डालना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाती है। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वो मानते हैं कि भैया ये सब तो भगवान का प्रसाद है, 5, 6, 10 जितना करो उतने में उनको कोई दिक्कत, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हुआ कमाने के लिए भेज दे, कोई ठेलिया लगाने के लिए भेज दिया। तो ये सब चीज़ों में डिफरेंस आता है। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो आप नॉर्मल से भी देखें, उन लोगों को उनकी बेसिक नीड भी नहीं मिलती है, रोटी कपड़ा मकान। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके चलते हैं और आगे चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय संविधान का 86वां संशोधन। देखिए भारतीय संविधान का जो 86वां संशोधन है ये कब बना था? 2002 में बना था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वो 86 में आपका 2002 में होता और इसी में आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया था। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अगर कभी कभार इमरजेंसी देश में लग भी गई, उस स्थिति में भी अगर आपको लग रहा है कि आपके प्राणों को खतरा है तो आपका जो मूल अधिकार है उसका हनन नहीं हो सकता है। ठीक, आर्टिकल 21 कहता है। 21A क्या कहता है वो हम देखते हैं। 21A बताता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 21A बताता है। आर्टिकल 45 भी यही बताता है, बट आर्टिकल 45 में एक चीज और इंक्लूड की गई है कि 6 वर्ष की आयु के नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्व बालकाल। तो पूर्व बालकाल की देखभाल और शिक्षा करने का जो प्रावधान है और इसका उत्तरदायित्व तो राज्य का होगा जब तक कि 6 वर्ष के बच्चे नहीं हो जाते। मतलब अगर बच्चा 6 साल से कम का है तो बेसिकली आपको पता है कि हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पे आंगनवाड़ी खोलती है। आंगनवाड़ी की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टॉपिक है और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी टॉपिक है। इसका मतलब ये कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसमें केंद्र सूची राज्य सूची दोनों का ही सम्मिलित आपका विषय है। लेकिन अगर मैं आंगनबाड़ी की बात करूं तो ये जनरली केवल और केवल स्टेट का विषय है। ठीक, आर्टिकल 51A में भी कुछ धाराएं हैं जो कि कुछ बताई गई हैं, आगे हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं कि वर्ष 2002 में 86वें संशोधन को आर्टिकल 21A से जोड़ दिया गया है जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो मिलने की बात हो गई। आर्टिकल 21 में बता ही चुके हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, ये क्या आएगा ये भी बता चुके हैं, अब इससे ज्यादा इसमें पढ़ा नहीं। देखिए आर्टिकल 51A, आर्टिकल 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पे बल देता है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, मतलब क्लास 1 से क्लास 8। 86वां संशोधन जो कि 2002 में बना था, इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया है जिसमें इस बात पे तो बल दिया गया है आपका, मतलब प्राण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, इसमें भी बल दिया गया है और बताया गया है कि किसी भी बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और 51A जो है इसमें ये बताया गया है कि मतलब हर एक व्यक्ति के 10 मूलिक कर्तव्य भी हैं उसको भी उनको पालन करना है। लेकिन अगर करंट में हम बात करें तो हमारे 11 मूल कर्तव्य, तो 51A जो है वो मूल कर्तव्यों की बात करता है। ठीक, और इसमें बताया गया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान का 86वां संशोधन है वो क्या प्रभाव डालता है? नॉर्मल सी बात है, 86वां संशोधन जो है 2002 में बना और इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया है जिसमें बताया गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के हर एक बच्चा जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त करेगा। और जब ये प्रणाली अगर लागू हो जाती तो इसका मत सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों के शैक्षिक नीति पर पड़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, भारत का विकास होगा। ठीक है, भारत की जो स्थिति है वो मतलब सुदृढ़ होगी, भारत से बेरोजगारी दूर होने का प्रयास होगा, गरीबी दूर होने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, और भारत को एक नई दिशा पे मिल सकती है जो उसके विकास में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करेगी। ठीक, तो 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 45 है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बताया गया है कि 6 वर्ष से नीचे जो भी बच्चे हैं इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, आंगनबाड़ी वगैरह, ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की। जो 86वां संशोधन 2002 है इसमें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बताया गया। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं आरटीआई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। बना ये कब था? 4 अगस्त 2009 में, बट इसे लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया था। इसमें जो ये बहुत ज्यादा प्रभावित था महात्मा गांधी की वो जो वर्धा कमीशन था, वर्धा आयोग हम लोगों ने पढ़ा था 1937 में, यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में पढ़ा था शायद या पार्ट 2 में, उसी से ही रिलेटेड है कि काफ़ी हद तक प्रभाव इसका आपको आरटीआई में मिल जाएगा। इसमें भी वही बात की गई है कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा पहले तो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, और अगर हम लोग अपर प्राइमरी में बात करें तो आप मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दीजिए। इसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को तो बिल्कुल उन्होंने समर्थन किया है। ठीक, इसमें इन्होंने कुछ प्रावधान बताए। पहला तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और अध्यापक के क्या क्या कर्तव्य ये भी बिल्कुल बताया जाना चाहिए। विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे होगा वो बताना चाहिए, करिकुलम कैसे डिसाइड होगा और उसका इवैल्यूएशन टाइम पे कैसे किया जाएगा, ये सब आपका आरटीआई में बहुत अच्छे से बताया गया। बच्चों के अधिकार के संबंध में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों के अधिकार बताया था। पहला अधिकार तो बताया था कि जीवित रहने का, सभी बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है, सभी बच्चे को स्वस्थ रहने का अधिकार है, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार है कि हर बच्चा खुद को ये बता सकते हैं आई एम इंडियन, वो गरीब हो अमीर हो इससे कोई मतलब नहीं। पोषण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण से सुरक्षा का अधिकार है हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक, मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। उपेक्षा से बचाव का अधिकार, मतलब किसी को भी ऐसा राइट नहीं कि कोई भी किसी भी बच्चे की अवहेलना कर सके, उसकी उपेक्षा कर सके। माता पिता के साथ रहने का अधिकार है और सूचना का अधिकार है। ठीक, सेम चीज यही बताई गई है। और बता रहे हैं इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा जब तक किसी भी बच्चे की पूर्ण नहीं होती तब तक उससे किसी भी प्रकार का शुल्क मतलब फीस नहीं लिया जाए, ना ही किसी भी रूप में लिया जाए।
बताने कि अगर आरटीआई में ये भी बताया गया अगर किसी भी कारण से कोई भी बच्चा जो है वो 6 वर्ष की आयु से अधिक का हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो 8 वर्ष का हो गया, ठीक, और अब उसे पता चला अरे सरकार की कोई नीति चल रही है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा चलाया जा रहा है, ठीक, और 8 साल का बच्चा हो गया, तो अब वो जिस 8 साल का बच्चा हो गया, अब आपको उसके एज के उसके आईक्यू के अकॉर्डिंग जिस क्लास में एडमिशन देना चाहिए आप उसी क्लास में एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत नीची क्लास से स्टार्ट करें क्योंकि अभी इसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अकॉर्डिंग अभी उसका करंट का आईक्यू लेवल आप उसे उसी क्लास में डालिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल उसका ट्रांसफर हो गया है तो ये स्कूल का दायित्व है कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना के वो जहां गया है वहां के सरकारी स्कूल में उसे प्रवेश करवा दिया जाए, ठीक, यही इसमें बताया गया है। और ये आप एज अ अध्यापक एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी बच्चे का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो तैयार किया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो शासन है आपके खिलाफ उचित कार्रवाई भी कर सकता है। और ये भी है कि बच्चे के पास, बहुत से लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो कोई भी विद्यालय या कोई भी टीचर स्टूडेंट को इस बिहाफ पे कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अभी आप एडमिशन ले लीजिए और उनको बता दीजिए कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ही देगा, ठीक, पर किसी भी कारणवश अगर वो नहीं बनवा पा रहे हैं तो ऐसा नहीं आपने उनके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया, और अगर अगेन आपने ऐसा किया तो शासन कार्रवाई कर सकता है, ठीक। प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब एडमिशन आपके स्कूल में समाप्त हो गया तो आप कहते हैं नहीं अब हम एडमिशन नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। अगर एडमिशन फॉर एग्जांपल आपकी डेट खत्म भी होगी तो भी अगर वो बच्चा आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने आया है तो आप बिल्कुल उसे एडमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका कहता है कि आपको हर बच्चे को एडमिशन लेना है चाहे वो किसी भी टाइम पे आए हो, और एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चा अभी नया आया है एडमिशन जिसने तुरंत को तुरंत लिया है, आप 3 महीने के अंदर उसका जो प्रीवियस जितना भी सिलेबस उसे कंप्लीट करवाइए और उसे बाकी बच्चों के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप है बिल्कुल मजबूत करवाइए ताकि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को न झेलना पड़े। उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं देंगे, ना ही शारीरिक दंड देंगे ना ही मानसिक दंड देंगे, इस प्रकार का कोई भी दंड आप बच्चे को नहीं देंगे, ठीक। आपको बताने हैं कि बच्चों के अधिकार कौन कौन से हैं और इनका कहाँ कहाँ तक सीमा का पालन हो रहा है। अब आप ये खुद से सोचिए और इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बच्चों का अधिकार क्यों उल्लंघन हो रहा है, या तो उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट टाइमली नहीं बन पा रहा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट टाइमली नहीं बन पा रहा, कुछ रीजन उनकी गरीबी भी है, कुछ ये है कि बहुत से स्कूल विद्यालय, सरकारी विद्यालय भी आजकल कहने लगे भैया एडमिशन खत्म हो गया हम क्या करें। बहुत से गार्जियन ऐसे दिसंबर में आते हैं और उनको पता है कि फरवरी में नया सत्र जो है या मार्च तक ये सत्र कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कैसे क्या करवा पाएंगे, तो टीचर क्या प्रिंसिपल क्या करते हैं, एडमिशन नहीं देते हैं। देखिए एक अध्यापक की क्या भूमिका है। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत ही क्लियरफाई लिखा है कि एक एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो आपको रेगुलर स्कूल आना है, दूसरा पे टाइम पे आना है, दूसरा जो भी आपका करिकुलम है उसको आप टाइम पे पूरा कर लेना है, तीसरा आपको बच्चों की जो भी योग्यताएं हैं उनका टाइम टू टाइम आंकलन करना और नई नई शिक्षण के माध्यम से नई नई चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना, उनको विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करना है। टाइम टू टाइम आपको पीटीएम आयोजित करनी है और उसमें बच्चों की चीज़ों के बारे में उनके पेरेंट्स को अवगत कराना है कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है। बच्चों को टाइम टू टाइम आपको सहायता देनी है, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का भय या फिर मानसिक आघात आपको उत्पन्न नहीं करना, और बाई चांस अगर उनको किसी भी प्रकार का सदमा है तो आपको एज अ टीचर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो उस चीज़ को भूल के अपने शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास करें। टाइम टू टाइम आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन भी करना है, ठीक। और अगर ये सब कार्य करने में आपसे किसी भी प्रकार की अचूक होती है तो आप पे जो है जो भी शासन के द्वारा उचित कार्यवाही होगी उसको किया जाएगा।